महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024, महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024, जिसे बीजेपी शिवसेना गठबंधन की महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया, विशेष रूप से शहरी नक्सलवाद और माओवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या वाकई ये नक्सलियों और माओवादियों पर प्रभावी ढंग से रोक लगा सकेगा? लोगों के लिए 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। ये अपराध गैर जमानती संज्ञेय है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माओवादियों ने जंगल में अपनी ताकत कम होने के बाद शहरी क्षेत्रों जैसे विश्वविद्यालयों और संगठनों में घुसपैठ की रणनीति अपनाई है। ये विधेयक ऐसी गतिविधियों को लक्षित करता है। ये विधेयक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1976 यूएपीए के तहत नक्सली संगठनों को आतंकी संगठन घोषित करने के आधार पर कार्रवाई को मजबूत करता है। पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों और संगठनों पर कार्रवाई के लिए अधिक शक्तियां दी गई है, जिससे उन्हें बिना जमानत के गिरफ्तारी और जांच का अधिकार मिलता है। विधेयक का मुख्य लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा के प्रसार को रोकता है, जैसे कि बुद्धिजीवियों, छात्रों और एनजीओज के बीच कथित समर्थन। फडणवीस ने दावा किया है कि ये कानून शहरी नक्सलवाद की कमर तोड़ेगा। कुछ समर्थकों जैसे शिवसेना नेता शाइना एंगसी कहना है कि ये विधेयक अब उन लोगों पर कार्रवाई करेगा जो पहले कानून के दायरे से बच जाते थे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि शहरी नक्सलवाद की परिभाषा अस्पष्ट है, जिससे इनका दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और सरकार के आलोचक इसके चपेट में आ सकते हैं। नक्सलवाद का मूल आधार ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा का रेड कॉरिडोर है, जहां माओवादी पीपुल्स लिबरेशन गेरिला आर्मी पीएलजीए सक्रिय है। ये विधेयक मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है, इसलिए ग्रामीण नक्सलवाद पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए सुरक्षा और विकास योजनाएं, जिसे एसआरई और विशेष केंद्रीय सहायता लागू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे क्षेत्रों में 40,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात है, जो नक्सलियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर रहे हैं। ये विधेयक इन कार्रवाइयों का समर्थन कर सकता है, लेकिन ये अपने आप में ग्रामीण नक्सलवाद को खत्म करने में सक्षम नहीं है। केंद्र सरकार की नक्सल मुक्त भारत अभियान के तहत सुरक्षा और विकास के मिश्रित दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में ये विधेयक यूएपीए जैसे मौजूदा कानूनों को और मजबूत करता है, जो माओवादी संगठनों जैसे सीपीआई माओइस्ट को पहले से ही आतंकी संगठन घोषित करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2013 में 76 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो अब घटकर 18 जिलों तक सीमित हो गए हैं। ये दर्शाता है कि मौजूदा नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावी रही है और जन सुरक्षा विधेयक इसे पूरक बना सकता है। विपक्षी नेता जैसे अबू आसिम आजमी ने दावा किया है कि ये विधेयक जनता की आवाज़ को कुचलने वाला औजार बन सकता है। उनका कहना है कि ये विधेयक सरकार विरोधी आवाज़ों को, जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं या प्रदर्शनकारियों को नक्सली करार देकर दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। शहरी नक्सलवाद की अस्पष्ट परिभाषा के कारण निर्दोष लोग, खासकर आदिवासी और दलित, जो पहले से ही अत्याचारों का शिकार है, इस कानून के दायरे में आ सकते हैं। नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक आर्थिक असमानता, भूमि विवाद और आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन में है। आलोचकों का कहना है कि ये विधेयक केवल दमनकारी उपायों पर केंद्रित है और इन मूल कारणों को संबोधित नहीं करता। बिना विकास और सामाजिक न्याय के नक्सलवाद का स्थायी समाधान मुश्किल है। उदाहरण के लिए खनन और सैनिकरण के खिलाफ नक्सलियों का विद्रोह बस्तर जैसे क्षेत्रों में अभी भी समर्थन पाता है। यूएपीए जैसे मौजूदा कानून पहले से ही माओवादियों पर सख्त कार्रवाई की अनुमति देते हैं। आलोचकों का सवाल है कि नया कानून इससे अलग और क्या करेगा।
पुलिस और प्रशासन द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग, खासकर गैर जमानती प्रावधानों का मानवाधिकारों के उल्लंघन का कारण बन सकता है। माओवादियों ने अपनी रणनीति को जंगलों से शहरी क्षेत्रों की ओर मोड़ा है, जैसे कि फडणवीस ने दावा किया, लेकिन ये विधेयक ग्रामीण नक्सलवाद, जहां उनकी सशस्त्र शक्ति डीएलजीए अभी भी सक्रिय है, पर सीधा प्रभाव डालने में सीमित हो सकता है। ये विधेयक शहरी क्षेत्रों में माओवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने में कुछ हद तक प्रभावी हो सकता है, खासकर अगर इसे सख्ती से लागू किया जाए। ये पुलिस संगठनों और व्यक्तियों पर नज़र रखने और कार्रवाई करने की अतिरिक्त शक्ति देता है। साथ ही केंद्र की नक्सल मुक्त भारत नीति के साथ मिलकर ये माओवादी गतिविधियों को कमज़ोर कर सकता है। सीमाएं, लेकिन नक्सलवाद की जड़ें ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में है, जहां सामाजिक आर्थिक मुद्दे प्रमुख है। बिना इन मुद्दों के समाधान के, जैसे भूमि अधिकार और विकास, ये विधेयक केवल सतही प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा अस्पष्ट परिभाषाएं और दुरुपयोग की आशंका इसकी विश्वसनीयता को कम करती है। वास्तविक प्रभाव, गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि नक्सल प्रभाव 76 जिलों से घटकर 18 जिले तक सिमट गया है। ये दर्शाता है कि मौजूदा नीतियाँ और सैन्य कार्रवाइयाँ पहले से ही प्रभावी है। जन सुरक्षा विधेयक इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है, लेकिन ये अपने आप में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है। निष्कर्ष, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 शहरी नक्सलवाद पर अंकुश लगाने में कुछ हद तक प्रभावी हो सकता है, खासकर माओवादी विचारधारा के प्रसार को रोकने में, लेकिन ग्रामीण नक्सलवाद और माओवादी सशस्त्र गतिविधियों पर इसका प्रभाव सीमित हो सकता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक सुधार, जैसे आदिवासियों के लिए भूमि और रोजगार के अवसर जरूरी है। इसके अलावा विधेयक के दुरुपयोग की आशंका और अस्पष्ट परिभाषाएं इसके प्रभाव को कम कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों को इस विधेयक को सावधानी से लागू करना होगा, ताकि ये वास्तव में नक्सलवाद पर अंकुश लगाए, बिना मानवाधिकारों का उल्लंघन न करे।